हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड हैप क्लासेस में। मैं विपिन सिंह, आपका भौतिक विज्ञान टीचर, एक बार फिर से आपके सामने। बेटा चैप्टर आपका चल रहा है किरण प्रकाश एवं प्रकाशीय केंद्र, जिसमें लेक्चर नंबर हम 7 पर पहुंच चुके हैं, अर्थात 6 लेक्चर हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं। जो बच्चे इससे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं वो क्लासेस जरूर देखें। जो भी छूटी हुई क्लासेस हैं, चाहे सारी छूटी हुई हों या बीच के एक आध लेक्चर भी अगर आपके छूटे हुए हैं, तब भी आप जरूर से जरूर उन लेक्चर्स को कवर कर लें, देख लें टाइम निकाल करके, है ना। तो लेक्चर नंबर 7 है। तो आज इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूं एक बार। तो पहली चीज, लास्ट लेक्चर में ही मैंने इसका हिंट दिया था आपको कि हम क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में। हमने आपको कहा था कि वक्र सतह से या वक्रीय सतह से अपवर्तन को हम समझेंगे। तो टॉपिक वही है हमारा, वक्रीय सतह से अपवर्तन। किसका अपवर्तन होगा? प्रकाश का, सिंपल सी बात है ना। और दूसरी चीज, इसके लिए चिन्ह परिपाटी, ठीक है। सेम चीज के लिए वक्रीय सतह से अपवर्तन जो हो रहा है उसके लिए चिन्ह परिपाटी हमें समझना है कि वक्र सतह को जब हम लेकर के सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो उसमें हमें चिन्ह परिपाटी किस प्रकार से लेनी है, ओके, ये आपको याद रखना है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है जिसको आपको पढ़ना है। ये जो डेरिवेशन है, मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन बेटा 4 नंबर का मिनिमम पूछा जाएगा आपके बोर्ड में। 4 नंबर का ये पूछा जाएगा, 4 मार्क्स का आता है, ठीक है। अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा, ये एक डेरिवेशन है जो कि 4 नंबर का पूछा जाएगा। ये पूछा नहीं जाता आपको, चिन्ह परिपाटी पूछा नहीं जाता। ये यूज करना होता है जब हम सवाल को या न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होते हैं, जो कि इसी फॉर्मूले पर आधारित होंगे, ठीक है। तो किस प्रकार से चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करना है, चिन्ह परिपाटी मतलब दूरियों को किस प्रकार से मापेंगे पोल से, ध्रुव से, ठीक है, वो आपको बताया जाएगा। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। फिलहाल ये याद रखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में बेटा मैंने आपको अपवर्तन के बारे में बताया, अपवर्तनांक के बारे में बताया और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बताया था। तो जो एकदम नया है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ओके। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में मैंने आपको बताया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होगा। आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में आपको बताया। और इसी के साथ साथ एक रिलेटेड होता है क्रांतिक कोण। ओके, क्रांतिक कोण को आप आईसी या फिर थीटा सी से निरूपित करते हैं। ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। मैं जनरली आईसी से निरूपित करता हूं, लेकिन कुछ बुक्स में थीटा सी भी दिया रहता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, उससे पहले हमें क्रांतिक कोण समझना होता है। तो एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूं कि जैसे ये 2 माध्यमों को अलग करने वाली एक सतह है। मान लीजिए कि ये विरल माध्यम है, ओके, और ये सघन माध्यम है। बस थोड़ा सा याद दिला रहा हूं आपको। अच्छा, तो शर्त यह है कि प्रकाश को विरल में जाना चाहिए, मतलब सघन से विरल की तरफ प्रकाश को ट्रेवल करना चाहिए। जो प्रकाश गमन करेगी, प्रकाश के गमन करने की जो दिशा होगी वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ होनी चाहिए। तो अगर सघन से विरल की तरफ प्रकाश जाएगी तो किस प्रकार से दिखाई देगी? जैसे कि आप देखें कि प्रकाश मान लो इस कोण पे ऐसे जा रही है, ऐसे, तो आप देखेंगे यहाँ पर अभिलंब अगर आप डालेंगे तो देखेंगे, पाएंगे प्रकाश ऐसे निकल जा रही है, मान लो। तो आप देखेंगे कोण आई है और कोण ये आर है, ठीक है। आपतन कोण, अपवर्तन कोण। अब अगर मैं ये कोण और बढ़ा दूं, थोड़ा सा इसको ऐसा कर दूं, थोड़ा दूर कर दूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा कोण और बढ़ा देता हूं। तो अगर मैं थोड़ा सा कोण और बढ़ाऊंगा तो आप पाएंगे कि प्रकाश दोनों, एक ऐसा कोण प्राप्त होगा जिसके लिए प्रकाश दोनों सतह को अलग करने वाली लाइन पर ही चलने लगेगी, ठीक है। तो आर का मान आप देखेंगे 90 डिग्री हो गया। तो ये जो आपतन कोण प्राप्त हो रहा है ये एक विशेष आपतन कोण है। इसी को हम आईसी लिखते हैं, अर्थात क्रांतिक कोण लिखते हैं। अर्थात वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए वो होता है क्रांतिक कोण। तो ये क्रांतिक कोण आपको प्राप्त हो गया। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त पहली ये है कि प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए, और दूसरा प्रकाश का जो आपतन कोण है वो
क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। अब कितना बड़ा होना चाहिए? कुछ भी बड़ा हो, बस क्रांतिक कोण से बड़ा हो। तो क्रांतिक कोण से अगर बड़ा कोण ले लूंगा मैं, क्रांतिक कोण से अगर बड़ा कोण ले लूं तो प्रकाश जिस माध्यम से गया है उसी माध्यम में लौट आएगा, और आप देखेंगे ये प्रकाश का अपवर्तन का नियम नहीं बल्कि परावर्तन का नियम यहां लागू होगा। यहां पर कोण आई बराबर हो जाएगा कोण आर के। यहां पर याद रखिए ये परावर्तन कोण है और ये जो आर है, ये वाला आर और ये वाला आर, ये दोनों अपवर्तन कोण है। ठीक है। अब इसके लिए जैसे माध्यम ये इस माध्यम से जा रही थी, इसको माध्यम 1 बोलते हैं, तो μ1 बराबर मैं म्यू मान लेता हूं। और विरल माध्यम में जनरली आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको μ2 जो है वो 1 देखने को मिलेगा, अर्थात विरल माध्यम हमने वायु को ही बोल लिया है, निर्वात को ही हम ले लेते हैं। तो जब स्नेल का नियम लगाते हैं तो आप देखेंगे साइन आई बटे साइन आर जब हम करेंगे तो ये आएगा 1 से 2 में जा रही है प्रकाश, तो 1 μ2, जिसको हम लिख सकते हैं μ2 बटा μ1। ठीक है। अब साइन आई को हम क्या लिख रहे हैं बेटा? साइन IC बटा साइन आर, मतलब साइन 90 डिग्री, अर्थात हम इस कंडीशन के लिए इसको हम निकाल रहे हैं। ठीक है। सेकंड कंडीशन के लिए क्रांतिक कोण का मान एक्चुअली हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बराबर करेंगे μ2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 है, तो 1 डिवाइड बाई हो जाएगा म्यू के। अब अगर देखेंगे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो आप इसको हल करेंगे तो आ जाएगा साइन IC बराबर आ जाएगा 1 बटा म्यू के, या आप इसको लिख सकते हैं म्यू बराबर लिख सकते हैं 1 बटा साइन IC के, या आप इसको लिख सकते हैं IC बराबर साइन इनवर्स 1 बाई म्यू के, या आप इसको लिख सकते हैं म्यू साइन IC बराबर 1 के। म्यू का गुणा कर दिया साइन IC में, ये क्रांतिक कोण का मान है, चाहे जिससे आप निकालेंगे सभी से निकल जाएगा। ठीक है। कई बार क्रांतिक कोण दिया रहेगा आपको सवाल में, म्यू का मान पूछेगा, कई बार आपको म्यू का मान दिया रहेगा, क्रांतिक कोण का मान पूछेगा। ठीक है। अब क्रांतिक कोण का मान जो भी आएगा उससे थोड़ा सा भी अगर कोण बड़ा हो जाएगा तो आप देखने को मिलेगा आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये वाली जो कंडीशन है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन को बोल रही है, क्योंकि प्रकाश अंदर की तरफ ही चली आई है, जबकि यहाँ पर कोई मिरर वगैरह नहीं लगा है फिर भी। ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ये आपको मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है। ये आपने पढ़ लिया है। इसको अगर डिटेल में किसी बच्चे को पढ़ना है तो पिछला वाला जस्ट पीछे वाले लेक्चर आप देखेंगे, आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या, क्रांतिक कोण है क्या, डिटेल में आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम बात करेंगे वक्रीय सतह से अपवर्तन की, जो हमें इस लेक्चर में पढ़ना है, जो हमें बात करनी है। तो वक्रीय सतह से अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन हमें देखना है, लेकिन इस बार सतह समतल नहीं होगी। अभी तक हम क्या करते थे कि एक सतह हो गई, ठीक है, ये पहला माध्यम हो जाता था, ये दूसरा माध्यम, प्रकाश पहले माध्यम से आती थी और दूसरे माध्यम में जाती थी, तो या तो दूर हट जाती थी या तो पास आ जाती थी। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो सतह जो होती थी वो सीधी होती थी। अब सतह सीधी नहीं रखना बेटा, वक्र रखना, मतलब टेढ़ी मेढ़ी सतह होगी। वक्र सतह में भी हम दो प्रकार के सतह देखते हैं, एक उठी हुई सतह, एक झुकी हुई सतह, मतलब एक अवतल सतह और एक उत्तल सतह। तो वक्रीय सतह जो है, वक्र सतह दो तरीके के आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूं पिक्चर, आप अपने बुक को पलट के देखेंगे, चाहे एनसीईआरटी की बुक हो आपके पास, चाहे आपके अपनी बोर्ड की बुक हो या किसी भी प्रकाशन की बुक हो, उसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा। पहला वक्रीय सतह आप देखेंगे तो ये अवतल सतह है, ठीक है, अवतल सतह है। अच्छा, ये पहला माध्यम है μ1, ये दूसरा माध्यम है μ2, तो ये अवतल वक्रीय सतह है। अवतल वक्रीय सतह इसको बोलेंगे। देखेंगे ये अवतल सतह है, तो प्रकाश जैसे ये वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट होता है, इसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि वक्र में जब जाएगी तो प्रकाश उस पार चली जाएगी, लेकिन उसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब यहां बनता हुआ दिखता है। और ये सी क्या है, ये क्योंकि वक्र है, अवतल है, तो ये एक, अगर इसको कंप्लीट करेंगे तो एक गोला बनेगा, गोले का ये केंद्र है, तो मतलब वक्रता केंद्र है, सिंपल सी बात। इस वक्र का केंद्र, तो वक्रता केंद्र की दूरी क्या होती है, r के बराबर होती है, त्रिज्या होती है। ये v क्या है,
इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब तक की दूरी, और यू क्या होता है, वस्तु तक की दूरी। तो ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, ये वक्रता केंद्र है, और ये ध्रुव है। ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। दूसरा माध्यम देखेंगे आप सघन है, पहला माध्यम आप देखेंगे विरल है। ठीक है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि दूसरा माध्यम हमेशा सघन ही रहे, पहला माध्यम भी सघन हो सकता है और दूसरा माध्यम भी विरल हो सकता है। लेकिन यहां पर जो दिखाया गया है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये μ2 और ये μ1 इस प्रकार से दिखाया गया है। जनरली आपके भी बोर्ड में जो बुक्स में अब दिया गया है वो यही माना गया है कि पहला माध्यम विरल है, मतलब वस्तु विरल माध्यम में रखी है और प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। इस प्रकार से मान करके चित्र बनाया गया है और डेरिवेशन किया गया है, और यही पूछा भी जाएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो। अच्छा, दूसरा है उत्तल वक्री सतह, जिसे अवतल वक्री सतह है। इसी प्रकार से उत्तल वक्री सतह मतलब उल्टा घुमा हुआ, वो दूसरा माध्यम हो गया, ये पहला माध्यम हो गया। μ1 μ2 सेम चीज। इस बार वस्तु यहां रखी है तो वस्तु की दूरी उधर से इधर की तरफ दूरी लेंगे, मतलब विपरीत दिशा में आ रहे हैं। तो आप देखिए यही चिन्ह परिपाटी है बेटा, जो दर्पण के लिए था, सिंपल सी चीज। प्रकाश के विपरीत दिशा में हम चल रहे हैं तो दूसरी दूरी क्या होगी, ऋणात्मक, और प्रकाश की दिशा में अगर हम चलेंगे तो दूरी क्या होगी, धनात्मक। ठीक है। तो क्योंकि ध्रुव से दूरी सभी मापी जाती है, ये ध्रुव है, ये भी ध्रुव है, पोल इसको बोलते हैं। ठीक है। ये दूसरा माध्यम है। दूसरा माध्यम जनरली सघन माध्यम होता है। ठीक है, दूसरा माध्यम सघन होता है, पहला माध्यम विरल लिया जाता है। तो ये विरल माध्यम है और उसको हम सघन माध्यम लेते हैं। सिंपल सी बात, यहां भी ऐसे ही है, ये विरल माध्यम है। आपके बुक के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहे। ठीक है। इधर भी विरल हो सकता है, इधर भी सघन हो सकता है। ठीक है। जो सघन है वो विरल हो सकता है, जो विरल है वो सघन हो सकता है। अगर चाहे तो इस तरह से भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप वही पढ़ें जो आपके बोर्ड में डायरेक्ट पूछा जाएगा, जिस तरह से सिलेबस में दिया गया है। ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो है उत्तल वक्री सतह है। अब इस पर सवाल कैसे पूछा जाएगा ये भी आपको थोड़ा समय बता देता हूं, ताकि उसके लिए भी आप रेडी हो जाएं। तो सवाल पूछने के दो तरीके। ठीक है। या तो सिंपल से कहेगा कि किसी वक्रीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र निगमन करो या व्यंजक सिद्ध करो, ऐसा बोल देगा। सिर्फ वक्रीय सतह बोलेगा, उसमें यह नहीं बोलेगा कि उत्तल सतह से या अवतल सतह से, नहीं। लेकिन कई बार देखा गया है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको स्पेसिफिकली बोल दिया जाता है कि जैसे उत्तल वक्रीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र निगमन करो या अवतल वक्रीय सतह से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र निगमन करो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो उत्तल वक्रीय सतह है ये बहुत पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये ना के बराबर या 8-10 साल में एक आध बार पूछा गया है, लेकिन ये लगभग पूछा जाता है, तो यही पूछा जाता है और यही आपको पढ़ना है। तो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं और सेम, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, याद रखिएगा, बस दूरी लेने में अलग है। बस देखो उसमें क्या हो रहा है कि प्रतिबिंब उस पार बन रहा है सघन की तरफ, इसमें बस प्रतिबिंब उधर ही बन रहा है। उसमें प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, इसमें आभासी बन रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। दूरी मापेंगे तो दूरी इसमें इधर मापेंगे, उसकी दूरी कुछ धनात्मक है कुछ ऋणात्मक है, बस सिंपल सी बात है। चीज वही है। ठीक है। माध्यम μ1 μ2 लिया है, वैसा ही है। ठीक है। अब मैं इसका एक चित्र बनाऊंगा और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम दोनों लोग। ठीक है। मैं करूंगा और आप लोग अपने से प्रैक्टिस करेंगे खुद ब खुद। ठीक है। मैं भी कर रहा हूं, आप भी चित्र बनाइए और आप भी सॉल्व करना स्टार्ट करिए, और जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना और प्रैक्टिस करते चलना। ठीक है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक हकीकत बताता हूं। हकीकत क्या है? तो भौतिक विज्ञान में जो हम चीजें पढ़ते हैं वो हम आदर्श कंडीशन में पढ़ते हैं। पहली बात तो ये याद रखें, आदर्श स्थितियों को ही हम ज्यादातर पढ़ते हैं, मतलब 90% चीजें हम या उससे ज्यादा आदर्श स्थिति में, मतलब परफेक्ट, ये है परफेक्ट वाली चीजें हम पढ़ते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर चीजें परफेक्ट नहीं होती, दुनिया में परिवर्तन होते हैं, देखने को मिलते हैं अलग अलग चीजें। अब जैसे सिंपल सी एक बात बताऊं तो आपको यहां पर दिख रहा हो, जैसे ए से पी पॉइंट को देखो तो आप टेढ़ा है, मुड़ा हुआ दिख रहा है और ये काफी बड़ा भी दिख रहा है। लेकिन वास्तविकता ये कहता है, इसको द्वारक बोलते हैं बेटा। द्वारक मतलब ये द्वारक जहां से जहां तक ये खुला हुआ है। ठीक है। ये द्वारक है, जितना मुंह है उसका वही द्वारक। अब इस द्वारक को अगर देखो तो Q से R तक है, काफी बड़ा दिख रहा है ना, ये टेढ़ा सा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये बहुत छोटा होता है। जब छोटा होगा, जैसे अभी क्या होगा कि अगर मैं A से देखूं तो लंब नहीं है ये, सीधा। ठीक है। A से P एकदम सीधा नहीं, बल्कि हम लंब डालेंगे तो वो यहां आएगा। इसको कोई पॉइंट दे दो, मान लो M, तो
ए से एम को देखोगे तो वो लंब है, वो 90 डिग्री है, ये सीधा दूरी है। लेकिन क्योंकि जब बहुत छोटा हम ले लेंगे तो P से देखो, A से जब लंब डालेंगे तो P पॉइंट पर ही आएगा। अगर सोचो कि ये इतना टेढ़ा ना हो और बहुत छोटा हो तो A से M और A से P एक ही जैसा लगेगा ना, तो मतलब M पॉइंट को ही हम मान लेते हैं कि वो P पॉइंट पे है। तो हम सिंपल सा लिखते हैं कि जो AM है वो बराबर हो जाएगा AP के। ये याद रखें, ये इस यहां भी सत्य है, यहां भी सत्य है। ये दर्पण के लिए भी हम सत्य मानते हैं। दर्पण भी हम ऐसा नहीं कि पहाड़ के बराबर बड़ा सा दर्पण ले लिए या बहुत बड़ा दर्पण, नहीं, बहुत छोटे दर्पण की हम बात करते हैं। जब हम सूत्र व्युत्पन्न करते हैं तो आदर्श स्थिति में करते हैं। लेंस भी पढ़ेंगे तो लेंस भी बहुत छोटे, आप जैसे चश्मा लगाते हैं, जो चश्मा लगाते हैं, या आंख का लेंस देखिए, आंख का लेंस कितना छोटा सा है, वैसा ही जैसा आंख का लेंस है ना, वैसा ही मान के चले कि जितना बड़ा आंख का लेंस है या जितना बड़ा आपके मोबाइल में लेंस लगे होते हैं, उसी प्रकार के लेंस की बात कर रहे हैं। उस लेंस को अगर आप पकड़ के देखोगे तो टेढ़ा नहीं, बल्कि ऐसा लगेगा जैसा सीधा ही है। जब बड़ा लेंस होगा, बड़ा दर्पण होगा, तब वो थोड़ा सा उठा और थोड़ा सा झुका हुआ समझ में आता है। लेकिन बहुत छोटे से लेंस की बात करेंगे तो इतना टेढ़ा नहीं दिखेगा, वो इतना ना तो उभरा हुआ दिखेगा ना तो इतना धंसा हुआ अंदर दिखेगा। तो ये पॉइंट बहुत पास पास है, इसका मतलब क्लियर है मेरी बात। और जब पास पास पॉइंट है तो लंब डालेंगे तो वो एम पे नहीं बल्कि पी पर ही आएगा। ये थी वो कंडीशन जो सभी बच्चों को पता होनी चाहिए कि हम ऐसा क्यों मानते हैं। तो आदर्श स्थिति में ही हम डेरिवेशन कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। अब मैं चित्र बना रहा हूं और ये वाला मैं कर रहा हूं। जिन बच्चों को ये करना है, इसका कॉन्सेप्ट लगा करके यहां पर प्रैक्टिस करना खुद से, ये भी आ जाएगा आपको। और आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप अपने बुक की हेल्प ले सकते हैं कि बुक में कैसा किया है, थोड़ा सा मैच करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा लिख रहा है या क्या लिखा है बुक में। और समझ तो यहां पे लेंगे, मैं आपको समझा दूंगा, करने का तरीका बता दूंगा, वही चीज यहां पर करेंगे, आ जाएगा। बस दूरी को प्लस माइनस का चिन्ह का ध्यान रखना है, बाकी कुछ ध्यान नहीं। बस इधर टेढ़ा है उधर टेढ़ा, इससे कोई मतलब नहीं। आपको दूरियों को जो लेना है वो प्लस माइनस किस प्रकार से लिया गया है, इस चीज का ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, तो अब मैं बनाता हूं, स्टार्ट करता हूं, व्यंजक निगमन करता हूं। इसके लिए मैं एक डेरिवेशन के लिए एक चित्र बनाऊंगा। मैं मान लेता हूं कि ये इधर अलग माध्यम, ये अलग माध्यम है। इसको मैंने जानबूझ के ऐसा कर दिया। मान लो कांच ये और ये हवा है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये वायु माध्यम है, इसको मैं वायु बोल रहा हूं, वायु माध्यम अर्थात विरल माध्यम। अब ये जरूरी नहीं कांच ही हो, कुछ भी हो सकता है। कांच हो सकता है, पानी, मान लो हवा से पानी में जा रही हो प्रकाश, हो सकता है ना, बिल्कुल। तो वैसी सी बात कर रहा हूं मैं। इसको मैं सिर्फ सघन माध्यम लिख रहा हूं, ठीक है, सघन माध्यम। अच्छा, इस माध्यम का अपूर्णांक मैं मान लेता हूं कि पहला माध्यम है जहां पर प्रकाश है, तो μ1 और ये बराबर कितना होगा 1, ये याद रखेंगे। और इस माध्यम का मुझे नहीं पता है ये कौन सा माध्यम है, पानी है कि कांच है क्या या कोई और माध्यम है, नहीं पता है मुझे। तो μ2 बराबर मैं सिंपल सा म्यू लिख लेता हूं, जो भी होगा उसका मान लिख लेंगे। अगर पानी होगा तो μ2 का मान पानी वाला रख देंगे, ठीक है। कांच होगा तो कांच वाला लिख लेंगे, क्लियर, ठीक है। अब इसका मैं ध्रुव बना लेता हूं। एक चित्र बनाते हैं फटाफट से, सुंदर सा प्यारा सा एक चित्र, ओके। तो एक चित्र बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है बेटा, मुख्य अक्ष कहलाएगी। नामकरण करते चलते हैं। जिस पॉइंट से ये जा रही है वो क्या है बेटा, ध्रुव है। पोल लिख लेते हैं इसको P, और इसको बोलते हैं एक्चुअली ध्रुव। ध्रुव को पोल बोलते हैं ना, POLE, इसलिए पोल का P लिखा है, ठीक है। अच्छा, ये इस तरफ टेढ़ा है तो इसका वक्रता केंद्र कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? टेढ़ा है ना, ये सतह इस तरफ टेढ़ी है ना, तो इसका सेंटर, अगर मैं इसको एक गोला बनाऊंगा काल्पनिक, तो इसका केंद्र आएगा कहीं ना कहीं। एकदम परफेक्ट चित्र नहीं है, इसको याद रखिएगा आप। तो मैं मान लेता हूं कि ये इसका सेंटर है। अच्छा, ये इतना हमने मान लिया। अब P से C तक की दूरी आपको पता है R होगी, त्रिज्या होगी, ठीक। अच्छा, ये बात हो गई, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अब चित्र को थोड़ा सा बनाना स्टार्ट करते हैं। यहां पर वस्तु रख रहा हूं मैं, ये रखा है ऑब्जेक्ट बेटा, ठीक है। इसको थोड़ा और पीछे रखते हैं, थोड़ा चित्र अच्छा बनेगा, बड़ा बनाएंगे तो आपको समझ में भी ज़्यादा अच्छे से आएगा, ओके।
तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब ये वस्तु है, वस्तु को बोलते हैं बेटा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ही ओ लिया है हमने, ठीक है। अच्छा, तो यहां से चलेगी प्रकाश, ठीक, यहां से प्रकाश डालते हैं इस पे, ये प्रकाश गई मान लो यहां पर। अब प्रकाश विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, अब इस पॉइंट पर पहले तो अभिलंब डाल लीजिए आप, जिस पॉइंट पर प्रकाश जा रही है उस पर अभिलंब डाल के देखते हैं। अभिलंब डालिए, कितना होगा बेटा, अभिलंब जाएगा कहां से, सेंटर से, क्योंकि सेंटर से जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है। त्रिज्या क्या होती है, सतह पर लंब होती है। तो पहले तो मैं अभिलंब डाल दूं, ठीक, ये क्या हो गया अभिलंब, ठीक, ये हो गया अभिलंब, दिख रहा है। अच्छा, अभिलंब हो गया, तो अभिलंब के साथ और आने वाली किरण के साथ जो कोण बनेगा वो आपतन कोण होगा, उसको आई लिख सकते हैं। अच्छा, अब प्रकाश क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी सघन माध्यम या अभिलंब की तरफ झुकेगी, तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, सही बात है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अच्छा, तो मतलब प्रकाश इस रास्ते जा रही है, लेकिन इस रास्ते से अगर देखो इस माध्यम में अगर ये इधर जाती है तो अभिलंब से, इस अभिलंब से दूर हट रही है, लेकिन ये अभिलंब से दूर नहीं हटेगी, क्या होगी, अभिलंब की तरफ आएगी, मतलब इधर कहीं आ जाएगी प्रकाश, ठीक है, अच्छी बात है। तो प्रकाश को लाते हैं इधर, मान लेते हैं कि प्रकाश यहां आ गई और ये मुख्य अक्ष पर यहां आके टकरा रही है, ये है इमेज। इमेज का मतलब होता है बेटा प्रतिबिंब, ओके, बहुत सुंदर बात, ये आप समझ गए। दूरी वगैरह तो हम माप लेंगे, यहां से यहां तक की दूरी u होगी, यहां से यहां तक की दूरी r होगी, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी बेटा, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी बेटा, v होगी, सिंपल सी बात है ना। चलिए, अच्छा, तो अब अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो क्या होगा, r होगा, यहां तक हो गया। अच्छा, जो ये किरण गई है ये भी अक्ष के साथ कुछ कोण बना रही है, इसको हम मान लेते हैं अल्फा, इसको हम मान लेते हैं बीटा, और इसको हम मान लेते हैं गामा, ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हो गया आपका सवाल, ये मानिए कि बस हल हो चुका है सवाल, 80% आपने सवाल हल कर लिया अगर ये बना लिया तो, ये बन गया, सिंपल सी बात, खींचा, प्रकाश वहां गई, अभिलंब डाला, आई और आर बन गए, ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करें बेटा, स्नेल के नियम से। कहां से स्टार्ट करेंगे, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम लगाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार क्या है बेटा, साइन आई बटे साइन आर जो होता है ये बराबर होगा, प्रकाश 1 से 2 में जा रही है, अर्थात 1 म्यू 2 के, और 1 म्यू 2 को क्या लिख सकते हैं, म्यू 2 बटा म्यू 1, ठीक है। तो साइन आई बटा साइन आर बराबर हो गया म्यू 2 बटा म्यू 1। ध्यान से सुनिएगा, अब यहां पर म्यू 2 बटा म्यू 1 का मान रख लीजिए। म्यू 2 का मान कितना बेटा, म्यू 2 का मान हमने म्यू मान रखा है, और म्यू 1 का मान हमने 1 रखा, ठीक है, क्लियर है। आप किताब में अगर देखेंगे तो हो सकता है कि ये इस माध्यम का नाम भी ना लिया हो, साइन आई बटे साइन आर बराबर सिर्फ म्यू लिखा हो, क्योंकि दूसरे माध्यम में जा रही तो म्यू, तो देख सकते हैं अपने आप म्यू आ गया, ठीक है। आप देखोगे तो साइन आई बटा साइन आर ऑलरेडी म्यू के बराबर हो चुका है ना। तो बुक में डायरेक्ट आपके हो सकता है यहीं पर लिखा हो यही, लेकिन ये कहां से आया, ये आप यहां समझिए कि ये जो चीज आप किताब में डायरेक्ट देखते हैं वो यहां से आता है, तो स्टेप बाय स्टेप आप समझिए इस चीज को, क्लियर है। अच्छा, अब मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले बताया था कि ये जो पॉइंट है इसका नाम ले लेते हैं, ओ है, पी है, सी है, आई है, इसको पॉइंट को मान लो एम, ठीक है। एम पॉइंट से पी पॉइंट जो है लंब है, ये हम मान के चलेंगे, बिल्कुल ठीक है, चाप की तरह है, लेकिन हम इसको लंब जैसा मान के चलेंगे। अच्छा है, क्यों मान के चल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा है, द्वारक बहुत छोटा है। अब द्वारक जब बहुत छोटा होगा तो आई और आर क्या बड़े बनेंगे क्या, ये क्या है, लंब, लंब, और साइन थीटा हम क्या लिख सकते हैं, समझो इसको, चीज को,
साइन थीटा हम क्या लिख सकते हैं, साइन आई जब लिखते हैं तो साइन आई का मतलब होता है लंब बटे, साइन का मतलब ही लंब बटे कर्ण, यही होता है लंब बटे कर्ण ना। अब लंब अगर बहुत छोटा हो गया, लंब बहुत छोटा हो गया तो क्या साइन थीटा का कहीं पर नामो निशान बचेगा क्या? नहीं, साइन थीटा खत्म ही हो जाएगा। अगर लंब बहुत छोटा हो गया तो साइन थीटा भी बहुत छोटा होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो साइन थीटा है, साइन जो है वो लंब के समानुपाती है, तो साइन बहुत छोटा हो जाएगा, अर्थात लंब जैसा बचेगा ही नहीं कुछ। तो हम लिख सकते हैं इसको सिर्फ आई, साइन थीटा को हम क्या लिख देंगे, सिर्फ कोण आई, और साइन आर को हम लिख लेंगे सिर्फ आर। ठीक, तो हम इसको लिखने वाले हैं। अब इसको समझिएगा, मैंने आपको इसलिए आदर्श स्थिति पहले से बोल दी थी ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। तो यदि इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, यदि द्वारक बहुत छोटा हो, द्वारक छोटा होगा तो ये लंब अपने आप छोटा हो जाएगा। ठीक है, छोटा हो तो साइन आई को हम ले लेंगे आई, तथा साइन आर को हम लगभग लिख लेंगे आर। ठीक है, तो यदि द्वारक बहुत छोटा हो तो साइन आई बराबर आई तथा साइन आर बराबर आर होगा। क्लियर? यहां तक समझ गए? बिल्कुल। अब समीकरण 1 में फिर से आ जाइए। अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर लिखा है तो क्या हो जाएगा, आई बटा आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, म्यू के। या आप लिख सकते हैं, इसका गुणा कर लीजिए, इसके बटा 1 मान सकते हैं ना, ये म्यू बटा 1 लिखा था ना, तो 1 का गुणा साइन में होगा, साइन आई में होगा, और आर का गुणा म्यू में होगा। तो सिंपल सी चीज है, आई बराबर आप लिख सकते हैं म्यू आर के। क्लियर है? समीकरण नंबर 2। देखो प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी, बहुत ही आराम से चल रहे हैं। ठीक है, यहां तक की चीजें हो गई। अब कुछ नहीं करना है, आई और आर का मान निकालना है। अब आपको कक्षा 10वीं की गणित लगानी है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। सिंपल सी, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि जैसे ये एक त्रिभुज है, और मान लो कि ये त्रिभुज का बहिष्कोण बना है। मान लो ये कोण मान लेते हैं ये कोण x है, ये कोण y है, और ये कोण z है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो बराबर होता है अंतः कोणों के योग के। इतना तो पता ही होगा, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है बहिष्कोण के बराबर होता है। चाहे इधर बन रहा हो चाहे इधर बन रहा हो, एक ही बात है। ठीक है, या हो सकता है यहाँ वाला कोण इस कोण के बराबर हो, बाहर यहाँ जो बहिष्कोण बने, या ये दोनों कोण यहाँ जो बहिष्कोण बने उसके बराबर हो। तो मतलब दो अंतः कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। कक्षा 10वीं की गणित में पढ़ाया जाता है, त्रिभुज नाम का चैप्टर होता है। हालांकि कक्षा 10वीं से पहले कक्षा 8वीं या 9वीं में होता है ये वाली चीज। ठीक है, जब आप समरूपता, ठीक है, और सर्वांग समता वगैरह पढ़ रहे होते हैं, वहीं पर थेल्स की प्रमेय वगैरह पढ़ते हैं, वहीं पर आप पढ़ते हैं इसको भी। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। और कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या सभी बच्चे जानते हैं। बेटा यहाँ पर मैं जो भौतिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ एकदम बहुत ही ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आप बहुत ही बेसिक चीजें आप ध्यान नहीं दिए होंगे इससे पहले पढ़ने में। तो मुझे नहीं पता है कि आप मेरे से पहले पढ़े हैं, मेरी क्लासेस पहले लगाए हैं कि नहीं, या आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं, किस तरह के टीचर से पहले आपका सामना हुआ है और वो टीचर आपके डाउट दूर करता था कि नहीं, मुझे ये पता नहीं है बेटा। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप पहली बार सीख रहे हैं जो भी पढ़ रहे हैं। इस वजह से हो सकता है कि आपको लगे कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों से अगर पूछोगे तो उनको लगेगा कि बढ़िया पढ़ाई चल रही है। और ये छोटी छोटी चीज़ें अगर मैं डायरेक्ट लिख देता तो आपको समझ में नहीं आती। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो कि आप जबरदस्ती का दिमाग लगाएं फालतू का, फिर कहें कि अच्छा मान लिया कि ऐसा होता होगा। नहीं, मानना नहीं है, जानो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो जानो। अब यही वाला कॉन्सेप्ट मैं लगाऊंगा और इसमें मान रखूंगा। क्लियर है मेरी बात? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लिखना बाकी था, तो आप इतना तो जानते होंगे, बेसिक सा ये सूत्र होता है जो सभी बच्चे पढ़े होते हैं। हाँ जी, तो
चित्रानुसार। थोड़ा चित्र में चलते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है चित्र के अंदर। चित्रानुसार अगर मुझे कोण आई लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? ध्यान से देखना है, ये लंब है, पीएम क्या है? पीएम क्या है? लंब है, या एमपी क्या है? लंब है। आप जो भी नाम एन लिखना चाहते हैं एन लिख सकते थे, कुछ जरूरी नहीं कि मैं एम लिखा हूं तो आप ही एम लिखें। आपको कुछ और लिखना है, ABCD कुछ और नाम देना है तो आप दे सकते हैं। अच्छा, दूरी हमें पता है, दूरी को हम डायरेक्ट सिर्फ दूरी लिख लेते हैं, चिन्ह अभी नहीं लगा रहा हूं मैं, चिन्ह नहीं ले रहा, सिर्फ दूरी ले रहा हूं, ठीक है। तो आप जब दूरी देखेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी क्या लेंगे बेटा? दूरी। तो ये जो दूरी है ऑब्जेक्ट तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, ये क्या है? U है। ये यहां से यहां तक की दूरी क्या है बेटा? C है, सॉरी R है। और यहां से यहां तक की दूरी क्या है बेटा? V है। ये आपको पता है, ठीक है। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, अगर मुझे मैं देखूं तो त्रिभुज एक दिखना चाहिए मुझे, त्रिभुज OMP, ये लंब है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये लंब मान के चलेंगे कि ये भी पॉइंट P डैश और P एक ही जगह पे, ऐसा मान लीजिए आप कि P डैश और P एक ही जगह पे, क्योंकि आपको बता रखा है कि द्वारक बहुत छोटा है और द्वारक बहुत छोटा है, तो P और P डैश एक ही जगह होंगे। चाहो तो इसको आप अपने शब्दों में अपने खुद के समझने के लिए लिख सकते हो कि PM लंब है, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा कि PM बराबर है P डैश M के, और जो कि बराबर लंब है। क्लियर है? ये आप नोट लगा लेना, ऐसे नोट लिख लो, कहीं भी अपने पर नोट कर लो, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। किताब में भी ऐसा लिखा नहीं होता, कहीं लिखा हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि इस तरह के टीचर कुछ लिखे हुए हैं किताब, नहीं तो ज़्यादातर टीचर डायरेक्ट लिख देते हैं कि बच्चे समझते रहें, अपने से दिमाग लगाओ, ठीक है। या सिर्फ इतना लिख देते हैं कि द्वारक बहुत छोटा है, बस इतना ही लिख के काम फुर्सत कर देते हैं, फिर आगे नहीं समझाते कि द्वारक छोटा हो गया तो क्या हो गया, है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप समझें। अच्छा, तो अब मैं लिखूंगा PM को लेके, PM डैश नहीं लूंगा, PM लूंगा, क्योंकि PM बराबर PM डैश या P डैश M, और यही लंब है, ठीक है। चलिए, तो मैं लिखूंगा, अगर देखो इस त्रिभुज में देखूं मैं, ठीक है, इस त्रिभुज को मैं ले रहा हूं, त्रिभुज कौन सा? OMC में, चित्रानुसार त्रिभुज OMC में देखो दो अंतः कोण दिख रहे हैं, अल्फा और बीटा। एक बहिष्कोण है, बाहर जो बन रहा है, इस त्रिभुज के बाहर एक कोण बन रहा है I, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा I के। I का मान मिल गया हमें, ठीक है, बहुत अच्छी बात, सुंदर, ठीक है। समीकरण नंबर 3 बोल लीजिए इसको। तथा एक और त्रिभुज लेते हैं, ये वाला, ये कौन सा त्रिभुज है? MCI या IMC में, ठीक है। त्रिभुज IMC में आपके पास चित्र है, उसमें मैच करते रहिए। IMC में अब देखो R और गामा अंदर कोण बने हुए हैं त्रिभुज के, और ये बीटा कोण बाहर है, इस त्रिभुज के ये बाहर बना है, तो इसका मतलब R प्लस गामा बराबर क्या होगा? बीटा, ठीक है। R प्लस गामा बराबर होगा बीटा के। देखो इस समीकरण में ही आपको मान निकाल कर रखना है, किसका? I और R का। तो मुझे I का मान मिल गया, और R का मान आप निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा? बीटा माइनस गामा के समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर ये इसी प्रकार से आपको बोर्ड में लिखना है। समीकरण 3 एवं 4 से I तथा R का मान समीकरण 2 में रखने पर। सिंपल चल रही है चीजें, बहुत ही सिंपल चल रही है। लिखिए, रखिए, फटाफट से रखिए। आई की जगह क्या लिखेंगे बेटा? अल्फा प्लस बीटा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा म्यू, और गुणे में क्या आ जाएगा? आर। आर की जगह क्या है? बीटा माइनस गामा। इसका गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा म्यू ऑफ बीटा माइनस म्यू ऑफ गामा। अब देखेंगे बीटा दो जगह है, तो बीटा को एक तरफ कर लेते हैं, गामा को एक तरफ। तो गामा को इधर लाते हैं तो ये माइनस इधर से आएगा इधर, तो प्लस हो जाएगा, और ये बीटा प्लस में है, इधर से उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा अल्फा, और ये इधर आएगा तो प्लस म्यू गामा बराबर हो जाएगा, ये है म्यू बीटा पहले से, और ये बीटा उधर जाएगी तो माइनस बीटा। यहाँ पर देखो तो कुछ कॉमन ले नहीं सकते, तो इसको अल्फा
प्लस म्यू गामा ही लिखेंगे और ये बराबर हो जाएगा, इसमें बीटा आप कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा, या म्यू माइनस 1 को पहले लिख लेते हैं, ये हम लिखेंगे म्यू माइनस 1 बचेगा अगर मैं इसमें से बीटा को बाहर कॉमन ले लूं। क्लियर? यहां तक बहुत ही प्यार से आराम से चलते आया है। इसको समीकरण नंबर 5 बोल के हम थोड़ी देर कुछ दूसरा काम कर लेते हैं। अब इसमें हमें अल्फा, बीटा और गामा का मान लिखना है। कैसे? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। ठीक है, तो चित्रानुसार एक एक स्टेप एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूं, कुछ इस प्रकार से आप पढ़िए कि एक बार में ही आपको समझ में आ जाए। दोबारा सिर्फ रिवीजन करने के लिए, आपको सीखने के लिए फिर से आपको पढ़ना ना पड़े, रिवीजन के लिए पढ़ना पड़े। ठीक है, ऐसा आप पढ़ाई करें और इसी प्रकार से मैं धीरे धीरे चल भी रहा हूं। ठीक है, चलिए चित्र में चलते हैं। कोण अल्फा को क्या लिखेंगे? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, मतलब अल्फा बराबर चाप क्या हो जाएगा? चाप क्या हो जाएगा? एम पी, और बटे त्रिज्या मतलब दूरी क्या है? म्यू यू। कोण बराबर चाप, चाप क्या है? एम पी। चाप क्या है? एम पी बटे त्रिज्या क्या है? यहां से यहां तक की दूरी क्या है? यहां से चाप तक की दूरी क्या है? यू। हमने आपको बताया कि ये टेढ़ा नहीं है, आपको दिख रहा है यहां पर। याद रखिएगा दिमाग में ये चीज पीछे, कि आपको लिख रहा हो कि ये इस तरफ टेढ़ा है सर, उस तरफ टेढ़ा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब सीधा मान के चलेंगे। और ये बहुत छोटी दूरी, एकदम छोटी, तो उसको चाप की तरह हम ले लेंगे। क्लियर? बहुत छोटा सा चाप है और अल्फा कोण बहुत छोटा है। अब ये मानिए कि ये पॉइंट यहीं पर, ये एम पॉइंट यहां पर हमने दिखाया है आपको, ताकि आपको अच्छा दिखे। अब सोचिएगा अगर ये पॉइंट यहीं होता तो अल्फा कोण कितना छोटा बनता और पी एम यहां हो जाता, अल्फा बहुत छोटा बनता। ठीक, अब और छोटा मैं करने के लिए बोल रहा हूं कि यहां पर करिए तो आपको बिल्कुल ही छोटा बिंदु जैसा दिखेगा। ऐसी सी बात है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? देखो कोई चीज हवा में नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, कि ऐसा ही होता है ऐसा नहीं बोलूंगा मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है और ये जाने आप, ये आपका हक है कि आप पढ़ रहे हैं तो ये जाने कि ऐसा क्यों। ओके, तो अल्फा बराबर हम लिखेंगे पी एम बटा दूरी कितनी है चाप तक की, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, त्रिज्या मतलब दूरी, यू है, यू लिख लीजिए। ठीक है, बीटा बराबर क्या लिखेंगे? बीटा बराबर पी एम बटे त्रिज्या मतलब आर है यहां पर, तथा गामा बराबर आप देखेंगे तो फिर से पी एम और बटा क्या दिखेगी? वी। यहां ये कोण यहां बन रहा है तो यहां से यहां तक की दूरी वी। ठीक, अरे बोलिए ना। ठीक है, समीकरण 5 में इनका मान रख दीजिए। समीकरण 5 में दिख रहा है अल्फा बीटा गामा, समीकरण 5 में मान रखने पर ठीक है, मान रखने पर समीकरण 5 को देखिए क्या है? अल्फा, अल्फा की जगह क्या लिखेंगे बेटा? देखो लिखा है ना अल्फा प्लस म्यू, ये आप एक बार लिख लेते हैं। अल्फा प्लस म्यू गामा बराबर है म्यू माइनस 1 इंटू बीटा के, ये देख लीजिए। ठीक, मान रखिए अल्फा का मान कितना बेटा? पी एम बटा यू। ठीक, प्लस हो जाएगा, हाँ जी प्लस हो जाएगा बेटा म्यू, प्लस हो जाएगा म्यू इंटू पी एम बटा हो जाएगा बेटा वी। ठीक है, और बराबर करेंगे तो हो जाएगा म्यू माइनस 1 और यहां आ जाएगा पी एम और बटा हो जाएगा आर के। ठीक है, तो अब इसमें हमें दूरी रखने का टाइम आ चुका है। अब दूरी अभी तक मैं क्यों नहीं लिखा था, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, दूरी के साथ लेंगे। ठीक है, तो दूरियों को ले लेते हैं। ये u जब लेंगे तो ध्रुव से इधर की तरफ जाएंगे, क्योंकि वस्तु इधर है तो ये क्या आएगा? माइनस u। इधर से इधर की तरफ r है तो ये क्या आएगा? प्लस, और इधर से इधर की तरफ दूरी लेंगे तो क्या आएगा? v। p से i को इधर की तरफ आ रहे हैं तो प्लस होगी डायरेक्शन, इधर की तरफ आएंगे तो r की डायरेक्शन प्लस, लेकिन उधर की तरफ जाएंगे तो डायरेक्शन ऋणात्मक हो जाएगी। बता रखा है चिन्ह परिपाटी वैसा ही। ठीक है,
तो सिंपल सी बात है, u जहां लिखा है उसको हम माइनस यू लिख लेंगे और r और v जहां है वो प्लस ही रहेंगे। ठीक है, तो आइए अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये इसको माइनस कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे। मैं बाद में चिन्ह परिपाटी इसलिए बताना चाहता था ताकि आप एक बार पहले ये समझ जाए, उसके बाद चिन्ह लगा लीजिए, क्योंकि दूरी जो हम लेते हैं चिन्ह के हिसाब से ही लेंगे। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस ही है और ये प्लस ही है। ठीक, अच्छा pm यहां दिख रहा है, pm यहां दिख रहा है, pm यहां दिख रहा है, कॉमन लेते हैं। तो pm को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो यहां बचेगा बेटा 1 प्लस म्यू बचेगा ऊपर और नीचे बचेगा v बराबर, इधर क्या है बेटा, इधर भी pm को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा म्यू -1 और इनटू में बचेगा 1/r के। इधर से और उधर से pm कट जाएगा, आप देख लीजिए, pm से pm कट जाएंगे, ये कट गया, बचा क्या हमारे पास, बचा है बेटा, अच्छा ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं। ठीक, म्यू बाई वी -1/u बराबर हो जाएगा बेटा म्यू -1 इंटू 1/r। क्लियर है, इति सिद्धम। यही बेटा परफेक्ट फॉर्मूला है वक्रीय सतह से अपवर्तन के लिए। यहां पर r वक्रीय सतह की त्रिज्या है, म्यू क्या है बेटा, माध्यम का अपवर्तनांक है, u और v क्या है, वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी, म्यू तो आप जानते हैं अपवर्तनांक है। ठीक है, अब अगर सोचिए कि यहां पर क्या था, ये म्यू है और म्यू किसका मान था, μ2 का, 1 किसका मान था, μ1 का। तो इस फॉर्मूले को अगर μ2 और μ1 का मान फिर से हम हटा दे, उल्टा ले आए, जैसे हमने लिख लिया था ना, यहाँ पर μ2 और μ1 का मान लिख दिया था, म्यू और 1, अगर ना लिखता मैं म्यू और 1, μ2 और μ1 ही लिखता तो ये फॉर्मूला कैसा दिखता। तब ये फॉर्मूला अब जो मैं बताने वाला हूं, ये बोर्ड वाला लेवल खत्म हो गया। जब नीट और जेई की तैयारी आप करते हैं तो उसमें ये म्यू नहीं लिखते, μ2 को हमने जैसे लिख लिया म्यू है, μ1 को हमने लिख लिया 1 है, ऐसा नहीं होता। उसमें μ2 को μ2, μ1 को μ1 लिखते हैं, 1 और 2, μ1 μ2 ऐसे लिखा जाता है। तो इस फॉर्मूले को जब आप देखते हैं तो ये फॉर्मूला आपको दिखता है, ये होता है μ2/v माइनस μ1/u बराबर होता है ये μ2 माइनस μ1 इंटू 1/r के। दिस इज द रियल फॉर्मूला, ओके, एक्चुअल फॉर्मूला, दिस इज एक्चुअल फॉर्मूला एक्चुअली, जो कि आपको सही मायने में पढ़ना चाहिए। लेकिन आपके बोर्ड में ऐसा होता है, ऐसा दिया होता है, तो इसलिए आप इस प्रकार से पढ़ते हैं। अदरवाइज सही फॉर्मूला यह है, और इसमें आप μ1 और μ2 को वैल्यू अगर फिर से वही लिख दोगे कि μ2 बराबर म्यू है तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, μ1 बराबर 1 है तो ये वाला फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात कहें तो सही फॉर्मूला जो है, जो रियल फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, ये तो हमने मान रख लिया कि μ2 को हमने मान लिया, μ1 को हमने, क्योंकि आपकी बुक में मान रखा है। अदरवाइज मैंने इसीलिए μ1 और μ2 माना था, लेकिन आपको दिखाया, नहीं तो बुक में तो μ2 और μ1 ही नहीं माना है, उस पर तो 1 और 2 लिख लिया, 1 और म्यू लिख लिया है बस, और सॉल्व किया है। ठीक, और ये जब चित्र मैंने आपको दिखाया तो इसमें भी देखो μ1 और μ2 है। ये जो दूरी हमने ली थी u की, देखो ऋणात्मक दिख रही है चित्र में, यहाँ पर देखो v और r की दूरी क्या दिख रही है, धनात्मक। तो ये दूरी भी हमने अभी अभी जो ली थी वो यही वाली थी। ठीक है, चित्र भी यही बनाया था, अल्फा बीटा गामा। हालांकि हमने बीटा यहां बनाया था, गामा वहां बनाया था, इसमें उल्टा लिया है, एक ही बात है। फिर सिद्ध करेंगे तो फिर से वही आएगा। इसको लेकर देखो, जरूरी नहीं यहां पर अल्फा, मैं यहां पर बीटा लिख लूं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अल्फा बीटा गामा तो मेरी मर्जी है, मैं किधर से देना स्टार्ट करूं, वहां से दे दूं, बट कॉन्सेप्ट सही लगाओगे तो सही आएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर गामा लिखा है तो गामा लिखेंगे तो गामा बराबर क्या आएगा, गामा बराबर तो am, या मैंने p है लिखा ना, तो यहां पर हमने m लिया था, तो सिंपल सी बात है AP यहां पर लंब, यहां पर चित्र में AP को लंब बोला गया। ठीक है, तो AP और बटा लिखेंगे तो ये आएगा R, AP बटा R लिखेंगे, बीटा लिखेंगे तो AP बटा V लिखेंगे। ठीक है, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अपने आप कैलकुलेशन जब आप सही करोगे, सब चीज सही है, तो परफेक्ट आंसर भी आपको देखने को मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से मैंने इसका सॉल्व किया है, आप इस वाले पर प्रैक्टिस करें, इसको करने की कोशिश करें। इसमें जब अल्फा बीटा गामा का आप लिखेंगे तो अल्फा बराबर लिखेंगे तो फिर से AP बटा ये दूरी u, और I मतलब बीटा वाला लिखेंगे तो आप लिखेंगे AP बटे V, और गामा बराबर लिखेंगे तो AP बटे R लिखेंगे, बस। बाकी μ1 μ2 वैसी है। यहां पर देखिए
सेम चीज हो रहा है, ठीक है। पहला माध्यम दूसरा माध्यम, यहां पर भी μ2 को μ बोल लेंगे, μ1 को 1 बोल लेंगे, क्योंकि प्रकाश 1 से 2 में जा रही है। सही मायने में प्रकाश 2 में गई है, देखो, ठीक है। सही मायने में प्रकाश तो वहां जा रही है, लाल वाली जो लाइन है वो प्रकाश वहीं गई है, लेकिन हमने आभासी प्रतिबिंब बनाया, उसका यहां बन रहा है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब तो बन ही नहीं रहा है, कहीं और जा रही है प्रकाश, क्योंकि अवतल सतह है तो प्रकाश अभिलंब से झुक गई है, अभिलंब की तरफ झुक गई। जब अभिलंब की तरफ झुक गई तो उधर ही चली गई, झुक करके उधर ही चली जाएगी, इधर नहीं आ रही है ना, ओके। विरल से सघन में आप जा रहे हैं, ठीक। और माध्यम इस प्रकार से, क्योंकि आप जब लंब डालेंगे तो ये सी से होके जाएगा और उसमें देखेंगे अभिलंब से अभिलंब की तरफ झुकेगी, झुक तो गई है लेकिन दूर ही चली जाएगी। क्लियर? तो चित्र को सही से देखना और प्रैक्टिस करना इस पर, इसकी भी प्रैक्टिस करना, उसकी भी प्रैक्टिस, ओके। तो एक बार देख लीजिए, इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा। जो बच्चे एक बार में नहीं समझ पाए हैं, मैं चाहूंगा, वैसे तो एक बार में ही मैंने बहुत स्लो पढ़ाया, बहुत धीरे से पढ़ाया, ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर दिखे, कहीं पर भी कट पिट नहीं है, बहुत ही आराम से साफ साफ लिखा है, साफ सुथरा, आप देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार बस लेक्चर को और देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको फॉर्मूला जो निकालना था वो μ/v - 1/u इक्वल्स टू μ-1 इंटू 1/r आ गया। यही फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम लेंस सूत्र भी निकालेंगे और लेंस निर्माता सूत्र भी निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब लेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में वैसे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, जो हमने आपको प्रूफ करवाया उसका मैं एक बार किताबी रूप भी दिखा देता हूं, लेकिन किताबी रूप में देखो वही चीज, पूरा वही चीज है, ठीक है। यहाँ पर लिख भी दिया है μ1 μ2 क्या है, और यहाँ पर μ1 μ2 को μ1 μ2 को μ1 μ2 ही लिखा है। फॉर्मूले में देखेंगे तो μ2 μ1, क्योंकि ये जो बुक हमने आपको दिखाई है, ये जहाँ से भी ये मैंने लिया है, वो बहुत ही वैसा है कि ये नहीं माना है कि ये पहला माध्यम जो है विरल है, ये दूसरा माध्यम सघन हो गया, मतलब वैसा तो है, लेकिन ये नहीं माना कि विरल माध्यम, अब हो सकता है ये विरल माध्यम पानी हो, वो कांच हो, तो इसको फिर 1 नहीं लिख सकते ना। तो विरल और सघन है, लेकिन पानी, कांच, वायु ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन आपकी बुक में, बोर्ड में वायु मान लिया जाता है, इसलिए 1 हो जाता है μ1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर चित्र में कुछ थोड़े से चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। चित्र में चेंज ये देखने को मिलेगा कि थीटा जो हमने लिखा है, θ1 यहाँ जो लिखा है हमने, इसको I बोला है आपतन कोण, और ये R बोला है हमने अपवर्तन कोण। आप देखेंगे तो वो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि यदि कोण बहुत कम हो, देखो यहाँ पर भी इस बुक में भी ये नहीं लिखा है कि ये कोण क्यों कम हो, कोण क्यों कम हो। देखो μ1 sin θ1 बराबर μ2 sin θ2 जब किया है उसने, तो ये नहीं बताया है कि कोण कम क्यों ले रहा है, साइन को हटा करके θ1 θ2 क्यों लिखा, ये नहीं बताया, डायरेक्ट लिख दिया। ऐसे ही आपकी बुक में हो सकता है, ठीक है। अब I बराबर देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, जैसे कि हमने लिखा था, I बराबर लिखोगे तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और बीटा बराबर लिखेंगे क्योंकि बीटा बाहर है, θ2 और गामा अंदर है, तो θ2 प्लस गामा मतलब R प्लस गामा, तो R बराबर निकाल लीजिए यहाँ से, और इन दोनों का मान यहाँ पर रखेंगे, रख के और अल्फा बीटा गामा का मान लिख लिए चिन्ह के साथ। ये देखो, अच्छा यहाँ पर भी PM ही लिया है, ठीक है। ये देखो, देखो लंब यहाँ डाला है, लंब यहाँ डाला है, इसको P डैश बोलिए, लेकिन लिया इस P डैश को, माना है कि ये P पर ही है, ठीक है। मतलब इनमें बहुत ज्यादा दूरी है नहीं, क्योंकि द्वारक बहुत छोटा है, इतना लिख दिया कि ये कोण बहुत छोटा है, कोण छोटा है तो मतलब ये पास में ही है, ठीक है। लंब नाम की कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। कर्व नाम की चीज हल्की सी है, बस वो लंब जैसा ही, ऐसा मान के चला है। और आप इसको बस देख लेना, प्रैक्टिस करने के लिए जो मैंने बताया है वही करना, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको बताया वही आप करना, उसमें आपको ज्यादा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं चाहूंगा कि आप वही प्रैक्टिस करें और वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ओके। चलिए, तो इसका याद रखना, ध्यान रखना। और चिन्ह परिपाटी के लिए आपको जैसा कि पता ही है कैसे होते बेटा, सिंपल सी बात है कि चाहे ये सतह हो चाहे ये सतह हो, सिंपल सी बात है, इसको आप मानिए कि अक्ष है ये, ठीक है, अक्ष है ये -x, ये +x, और ऊपर और नीचे की तरफ भी आप मान सकते हैं -y +y, हो गया, सिंपल सी बात। ऊपर की तरफ जाएंगे तो धनात्मक, चाहे यहां से नीचे से ऊपर की तरफ जाइए तब भी धनात्मक, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ऋणात्मक, इधर से इधर की तरफ आएंगे या इधर से इधर की तरफ, चाहे वहां से इधर की तरफ आइए चाहे यहां से इधर की तरफ आइए, किधर की तरफ जा रहे हैं आप, ऋणात्मक, ऋणात्मक है, इधर से उधर की तरफ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, धनात्मक की तरफ। तो इस तरफ से दूरी, अब ये ध्रुव होता है, ठीक है, ये पोल है, ठीक है, चाहे ये उत्तल माध्यम हो, उत्तल सतह हो, चाहे ये अवतल सतह हो, दोनों के लिए सेम है, बस चिन्ह परिपाटी हो गया। ये दिशा आप देख सकते हैं, मैं इसमें लिख देता हूं थोड़ा सा, ये दिशा आप देखेंगे धनात्मक, ये दिशा देखेंगे धनात्मक,
इसके विपरीत दिशा देखेंगे, उधर से इधर दूरी मापेंगे तो ये ऋणात्मक, उधर से इधर दूरी मापेंगे तो ऋणात्मक। नीचे से ऊपर जा रहे हैं आप तो धनात्मक, या नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो धनात्मक, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आप किधर जा रहे हैं, ऋणात्मक। आपको दिख क्या रहा है, -y की तरफ जा रहे हैं मतलब ऋणात्मक, या यहीं से जा रहे हैं आप तो भी ऋणात्मक। क्लियर बात है, सिंपल सी, ये चिन्ह परिपाटी है, इसका याद रखें, हो गया काम। ठीक, जनरली हम प्रकाश के आने की दिशा इधर से लेते हैं और दूरियां ध्रुव से मापते हैं, ये ध्रुव है। क्लियर, तो इसको याद रखें। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आप कुछ सीखे होंगे इस लेक्चर से, और बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर था ये, आपको 4 नंबर कंफर्म करेगा बोर्ड में। आप में से बहुत बच्चों के लिए आप देखेंगे कि जब एग्जाम देंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन या तो ये डायरेक्ट, ज़्यादातर यही डायरेक्ट पूछा जाता है सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, और दूसरे बच्चों तक इस क्लास को शेयर जरूर करना भूलना नहीं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।